चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इंटरस्टेट काउंसिल, यानी कि इंटरस्टेट रिलेशंस। इंटरस्टेट रिलेशंस में कल हमने आपके सामने एक टॉपिक रखा था। टॉपिक था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। इंटरस्टेट रिलेशंस का पहला एस्पेक्ट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में हमने आपको बताया कि किस तरह से 1956 के दौरान जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए हमारी कंट्री में, तो एक नीड क्रिएट हुई कि रिसोर्सेज का जो बंटवारा है राज्यों के बीच में, उनमें से जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीशियस रिसोर्स है, जिसको लेकर के डिस्प्यूट्स खड़े होने शुरू हुए थोड़े समय के बाद। जैसे 1969 1960s के दौरान आपने कई तरह के डिस्प्यूट्स देखे। तो हमने 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये प्रबंध किए कि किस तरह से रिवर बोर्ड्स बनाए जाएं, जिनके तहत स्टेट्स जो कि कंसर्न्ड स्टेट्स हैं, जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, इनके बीच में आपस में तालमेल बने, ये अच्छे से रिवर और रिवर वैली की प्लानिंग करें। डेवलपमेंट और रेगुलेशन पर्पसेस के लिए ये जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, जिन्हें आप रिवर बोर्ड्स कहते हैं, ये उन स्टेट्स को एडवाइस करें कि वो कैसे अपनी प्लानिंग कोऑपरेटिव मैनर में डेवलप कर सकें, एक राज्य, दो या तीन या चार राज्य। लेकिन हमने पढ़ा कि 1956 का ये जो रिवर बोर्ड एक्ट है, इसके तहत कोई रिवर बोर्ड भारत में बना ही नहीं। तो जो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए एक नोबल वे था, वो हमने कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन जो दूसरा एक्ट था 1956 का, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिसमें 2002 की अमेंडमेंट के तहत रिवर वर्ड ऐड किया गया, वो वाटर डिस्प्यूट के तहत हमने देखा कि अब तक कुल 9 ट्राइब्यूनल एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनमें से हमने आपको पढ़ा है कि 4 ट्राइब्यूनल्स ने अपने अवार्ड्स दे दिए, लेकिन 5 ट्राइबल्स के अवार्ड अभी भी आने बाकी थे। 4 जो हैं ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने अपना अवार्ड दिया, 5 ने अभी पेंडिंग था। और हमने देखा कि 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज किया इस इंटरस्टेट रिवर वाटर एंड रिवर वैली ट्राइब्यूनल्स को लेकर के, अमेंडमेंट के तौर पर एक परिवर्तन लेकर के आए। और हमने देखा कि 1956 के एक्ट के तहत जो एडहॉक ट्राइब्यूनल प्रपोज था, उसकी जगह पे परमानेंट ट्राइब्यूनल बनेगा। 1956 के एक्ट के तहत जो टाइम लिमिट्स नहीं दी जाती थी कि स्टेट्स ने कब अप्रोच किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता था कि वो कब बनाएंगे जा करके ये ट्राइब्यूनल। तो वो कई कई साल ले लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल बनाने में। फिर ट्राइब्यूनल अपना अवार्ड कितने सालों में दे, इसका भी कोई डिसीजन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। तो वो ट्राइब्यूनल अवार्ड देने में ही 10 20 ईयर्स ले लेते थे। फिर वो कब रिपोर्ट पब्लिश होगी इंडियन गैजेट में, इसका भी कोई टाइम नहीं था। फिर रिपोर्ट पब्लिश होने में ही बहुत समय लग जाता था। ये सारी परिस्थितियाँ हमने देखी कि समय का लैग होता था, कई बार 28 साल, कई बार 33 ईयर्स लग गए अवार्ड पब्लिश होने में। अब हमने जो नया सिस्टम लेकर के आया 2019 के एक्ट के तहत, हमने आपको पढ़ाया कि उसमें समय सीमा दे दी गई है, टाइम फ्रेम दे दिया गया है। तो चाहे वो टाइम की बात हो, चाहे कॉस्ट सेव करने की बात हो, इस तरह के प्रोविजंस को हमने रेक्टिफाई किया। इस पर कई तरह के आरोप भी हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि ट्राइब्यूनल इसी ग्राउंड पे बन सकता है कि स्टेट्स ने प्रपोज किया है सेंटर को, और फिर सेंटर ट्राइब्यूनल्स बना रहा है। चल ही जा रहा है। फिर स्टेट जो है वो ट्राइब्यूनल्स बना रहा है। लेकिन अब सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब सेंटर स्टेट्स के कहने पे ट्राइब्यूनल नहीं, ट्राइब्यूनल तो परमानेंटली ही बना हुआ है। ये एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि उसके लिए मल्टीपल बेंचेस बनेंगे। जो भी स्टेट्स कंसर्न्ड हैं, जहाँ पर भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल बेंचेस मिलेंगे। सेंटर के पास ये अथॉरिटी है कि वो, उसे अगर लग रहा है कि 2 राज्यों के बीच में या 2 या 3 राज्यों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिना स्टेट की रिक्वेस्ट के भी बेंच फॉर्म कर सकता है। इस लेवल पर ये कहा गया है कि एक तरह से फेडरल सिस्टम को इनक्रोच करने का ये एक तरीका है कि केंद्र अपनी इच्छा से भी बेंच बना देगा अगर उसे लग रहा है कि एक पॉसिबल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। इस बात को मान करके चलिए, समझ आई बात। तो 3 एक्ट मैंने आपको बताया। रिवर मैनेज अथॉरिटी पहला 2019 में जो लाया जा रहा है, रिवर मैनेज अथॉरिटी बिल। दूसरा डैम सेफ्टी बिल। और तीसरा जो हमने अभी आपको पढ़ाया, दैट इज़ द इंटरस्टेट रिवर वाटर रिवर वैली ट्राइब्यूनल्स, उसके रिलेटेड बिल। अब अल्टीमेटली इसमें आरोप ये है कि पहले जो बहुत से अधिकार राज्यों के पास हुआ करते थे, वो केंद्र के पास चले गए। जैसे डैम्स हैं। अब डैम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिवर वाटर को यूज़ करने को लेकर के। रिजर्वायर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहा जाता है कि जो डैम्स हैं, उन डैम सेफ्टी बिल के तहत अब उन डैम की सेफ्टी के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी हद तक ऑथोराइज हो जाएगी इस नए बिल के कानून बनते ही, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी के तौर पर बैठेंगे डैम की सेफ्टी के पर्पसेस के लिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुने, स्टेट गवर्नमेंट बाउंड होगी उन ऑफिसर्स के द्वारा इशू की गई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, और जिनकी नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे कर्मचारी होंगे। जो एरिया, जो ज्यूरिसडिक्शन पहले स्टेट्स का हुआ करता था, वो ज्यूरिसडिक्शन चाहे स्टेट्स का ही है, लेकिन काफ़ी हद तक अब वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटी है, वो केंद्र के पास चली जाएगी। केंद्र का तर्क यहाँ पर यह है कि डैम सेफ्टी बिल को अगर ध्यान में रखा जाए तो पूरे देश भर में हमें एक जैसी गाइडलाइन और एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जैसा सिस्टम ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट रखनी होगी डैम्स को लेकर के, क्योंकि डैम्स का कोलैप्स हो रहा है फ्रीक्वेंटली। ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर प्रबंध होते हैं, कई लेवल पर, राज्यों के लेवल पर इग्नोरेंसेस भी रहती हैं। डैम की समय समय पर रिपेयर होनी ज़रूरी है। डैम में एक लेवल पर वाटर, देखिए केरला का केस बहुत ही ज़बरदस्त था कि डैम में एक वाटर का लेवल होना चाहिए, जैसे ही उससे राइज़ होता है मल्टीपल वार्निंग्स इशू होनी ज़रूरी है, और वो वार्निंग्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। केरला में हमने पढ़ा था बहुत डिले हुआ था उन वार्निंग्स के इशू होने में। तो केंद्र का ये तर्क है कि पूरे देश लेवल पर एटलीस्ट एक ऐसा सिस्टम हमें इस्टेब्लिश करना है जिसके तहत एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ सेफ्टी डैम्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो की जाए, ताकि कैटास्ट्रॉफ्स, डिज़ास्टर से हम बच पाएँ। इसके लिए केंद्र ने अब पेनल्टीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं। पेनल्टीज़ ये हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ वहाँ पर बैठेंगी, अगर किसी भी स्टेट के कर्मचारी ने जो अल्टीमेट पावर जो है वो सेंट्रल ऑफिसर के पास है, जो इमीडिएट इफेक्ट से काम करना है वो स्टेट ऑफिसर्स करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर उन्हें एडवाइस करेगा, यानी कि वो ऑथोराइज है कि वो कमांड्स पास करेगा। अब इसमें ये पेनल्टीज़ हैं कि अगर उनकी कमांड्स को फॉलो नहीं किया गया है तो इस पर फ़ाइन भी लगेगा और जेल भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फ़ाइन भी लगेगा। और अगर कहीं उस कमांड के ना फॉलो करने की वजह से ऐसा पता लग रहा है कि कोई मिसहैप हो गया है, कोई इस तरह का डिज़ास्टर हो गया और लोगों की जान को नुकसान हुआ है, तो सज़ा की सीमा भी बढ़ जाएगी, 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के टूल्स को यूज़ कर रही है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टाफ हैं उन्हें पेनल्टी भी लगेगी, उन्हें पनिशमेंट भी, उन्हें सेंटेंस भी मिलेगा, और कुछ केसेस में ये दोनों ही हो सकते हैं, पेनल्टी एंड सेंटेंस दोनों ही हो सकते हैं। ये एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है, ये फेडरल सिस्टम को हार्म करने का एक तरीका है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क है कि डैम सेफ्टी बिल के तहत एक सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मशीनरी अब सेटअप की जाएगी, उसमें अगर कोई भी अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ ही है, उस अथॉरिटी की बात एनफोर्स्ड है, वो एनफोर्सेबल है। और कोई भी चीज़ एनफोर्सेबल होगी अगर उसमें हम किसी तरह का कोई पनिशमेंट या कोई सेंटेंस उसमें इंड्यूस करते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड। इस वजह से हमने उसे इन्फोर्सेबल बनाने के लिए ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एंड क्वांटम ऑफ पेनल्टी उसमें हमने डाला है, अदरवाइज़ वो हम नहीं करते, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, नेचुरली रिक्वायर्ड फॉर द इन्फोर्सेबल कैटेगरी ऑफ लॉस। लेकिन केंद्र का दखल बढ़ा है डैम सेफ्टी बिल के माध्यम से, ऐसा राज्यों का आरोप है। लेकिन केंद्र का तर्क कि देश भर में राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, राज्य में लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ वहाँ के स्टाफ की कुछ भी हो, लेकिन देश भर में लोगों की जान और संपत्ति को बचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ सेफ्टी चाहिए। उसके लिए कुछ की प्रोविजंस और की ऑफिसर्स अपॉइंट करने ज़रूरी हैं, वो हम करने जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप बात करें रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मामले में भी यही कहा जाता है कि जो उसमें 3 तरह के सिस्टम उसमें रखे गए हैं। एक ये है कि लोगों की मांग क्या है, लोगों की मांग को सबसे ज़्यादा समझ कौन सकता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, द पॉलिटिशियंस। ऑलवेज ये सिस्टम रहा है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को पॉलिटिसाइज़ किया गया है, और पॉलिटिसाइज़ करने का काम किया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत लोगों के लीडर्स ने। लेकिन आप इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को बिना पॉलिटिसाइजेशन के परस्यू भी नहीं कर सकते। मैं उसका उदाहरण ही बता देता हूँ। केंद्र सरकार खुद ये मानता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद ये मानती है,
और केंद्र सरकार ये मानती है, यहाँ से पता लग रहा है कि जो अथॉराइजेशन दी गई थी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट में बाय लॉ वो इस तरह के एक्ट बना सकती है जिस एक्ट के तहत इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को मैनेज किया जाए, पार्लियामेंट ने अपने उस लॉ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का जुरिस्डिक्शन ले लिया। क्योंकि यहाँ पर केंद्र का तर्क ये था कि वाई नॉट सुप्रीम कोर्ट, वाई अदर ट्राइब्यूनल्स। तो केंद्र ये कह रहा है कि जब बात लीगल मैटर की आती है, जब पानी का मुद्दा कानूनी होगा, जैसे कि आप और मैं हूँ और हमारे एक दूसरे में पानी का बंटवारा अच्छे से नहीं हो रहा, हमारी आपके घर नहीं दिया जा रहा है, मेरे घर नहीं, इट इज़ अ लीगल इशू विद इंडिविजुअल पर्सन, with any private person, then it is a legal issue, then the Supreme Court is perfect to deliver its justice. बट जब कोई एक ऐसा इशू इन्वॉल्व हो जो पब्लिक कैटेगरी में है, जिसमें लार्जर मासेस का इंटरेस्ट जुड़ा है उस पानी के साथ, देन वी नीड अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल जो कोर लीगल सिस्टम से ऊपर जाकर के आगे जाकर के सिस्टम को डील करे। तो इसलिए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल रखा गया है, क्योंकि ट्राइब्यूनल के तहत जब उस चीज़ को सुनवाई की जाती है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि कितना वहाँ पर पानी की आवश्यकताएं हैं, लोगों की ज़रूरतें कैसी हैं, खेती का सिस्टम वहाँ पर कौन सा एग्जिस्ट करता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर कैसी एग्जिस्ट करती है, अर्बनाइजेशन का लेवल वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है। उसके पहले जब नेगोशिएशन का दौर होता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें भी लोगों की राय जानकारियाँ रखी जाती हैं। तो उस समय में तर्क यही रहा था पार्लियामेंट के एंड पर कि इसका जुरिस्डिक्शन ट्राइब्यूनल को इसलिए दिया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे एक्सपीरियंस किया गया है कि जब इस तरह के रिसोर्सेज शेयरिंग की बात आती है, वो भी जो कि इतने इंडिस्पेंसिबल हैं लाइफ की सर्वाइवल के लिए, जिसमें लार्जर स्टेक ऑफ द पब्लिक इन्वॉल्व है, उसके लिए डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स आर फार बेटर ऑप्शन दैन द लीगल प्रोसीडिंग्स परस्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए अपन इन ट्राइब्यूनल्स को रख रहे हैं। इसके बाद कोई लीगैलिटी का एस्पेक्ट है, अगर कोई जुरिस्डिक्शनल इंक्रोचमेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल के राइट्स के इंक्रोचमेंट की बात है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट विल ऑलवेज बी देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई बात समझ में, इसलिए उसको रखा। तो यहाँ पर अब ये क्लियर आ रहा है कि जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके, ये ज़्यादा बेहतर आपकी समस्याओं को समझते हैं। ये हुआ पॉजिटिव नज़रिया। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हल ही नहीं किया जा सकता तब तक कि अगर हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि पानी एक सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स और पानी एक सिर्फ और सिर्फ लीगल बैटल दो स्टेट्स में नहीं है। पानी एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू है। पानी इज़ अ वेरी बिग सेंटिमेंटल इशू ऑल्सो। आपके देश के, आपके राज्य के पॉलिटिशियन बड़े पैमाने पर आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये कह करके कि हमारे राज्य का पानी केंद्र सरकार के नियमों के तहत फलाना राज्य को जा रहा है, दूसरे राज्य को जा रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ये अन्याय है। इस बात पर आपके राज्य के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे कि हम अपना पानी किसी के साथ बांटेंगे नहीं। पानी खेती के लिए अनिवार्य है, पानी पीने के लिए, पानी पशुपालन के लिए, उद्योग धंधों के लिए पानी की अनिवार्यता बहुत है। और पानी एक शुरू से ही अगर देखें तो इस वजह से एक सेंटीमेंटल इमोशनल एस्पेक्ट है। पानी की किल्लत होना एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। और पॉलिटिशियंस अच्छे से जानते हैं इस इमोशनल इशू को इनकैश कैसे करना है। तो जिस इशू में पॉलिटिशियंस का रोल बिहाइंड द कर्टेंस, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इतना रैम्पेंट है कि वो लोगों के सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से मोल्ड करने के लिए कैपेबल हैं पानी के इशू में, उसमें पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किए बिना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसमें कि कम्प्लीटली टेक्निकल एक सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकली वो सोल्यूशन कभी फॉलो ही नहीं होगा अगर लोग पालन नहीं करेंगे। आप कितनों को सज़ा देंगे, आप कितनों को पनिशमेंट देंगे? लोगों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली उस स्टेट में, गवर्नमेंट स्टेट में, तो वहाँ के पॉपुलर लीडर्स ही बनाएंगे। और वो लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, लोगों से उन्होंने वायदे किए हैं, लोगों के प्रति उनका दायित्व बनता है। और लोग उनसे फिर ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्निकली कंक्लूडेड डिसीजन है टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, आप इसको रिवर्ट करिए क्योंकि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो फिर नेचुरली वो उस चीज़ को रिवर्ट करना चाहेंगे। वो मैनिफेस्टो में लोगों से कई तरह के वायदे करेंगे और इसकी इन वायदों की वजह से, इन प्रोमिसेस की वजह से ये होगा कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट या दोबारा से केंद्र सरकार के पास जाएंगे कि नया ट्राइब्यूनल गठन करके पिछले अवार्ड को रेक्टिफाई किया जाए। हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, हमारी सरकार बन चुकी है इस राज्य में, हम नहीं मानेंगे कि हम अपना पानी इतना बांटें उस राज्य के साथ। फिर क्या होगा? यही तो इशू चल रहा है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब आप रिवर मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिवर बोर्ड फार्मूला तो कामयाब नहीं हुआ तो एक सिस्टम रिवर मैनेजमेंट का,
अब रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं, जिसके तहत रिवर बेसिन प्लानिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। जब तक अपन रिवर बेसिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे, क्योंकि नदी का जल स्तर, नदी के जल को उपभोग करना है, ये एक बात है। सोच करके देखिए कि नदी का पानी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। उस नदी में जहाँ से जल आता था, उसके जल स्रोत यानी कि द सोर्सेस ऑफ द वाटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, वो धीरे धीरे इंक्रोच भी हो रहे हैं और वो धीरे धीरे डिप्लीट भी हो रहे हैं। उस राज्य में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। इसकी वजह से ही सरफेस वाटर पे निर्भरता भी बढ़ रही है। सरफेस वाटर को हमने कई तरह के नेचुरल प्रबंध करके, चाहे चेक डैम्स बना करके, बंद बना करके रोकने की कवायदें नहीं की हैं। पानी सीधा समुद्र में बह जाता है हैवी मानसून रेनफॉल समय में। तो अगर उस रिवर के कैचमेंट एरिया में अच्छे से ट्री प्लांटेशन हो, और डेट टू ऑफ मिक्स वैरायटी। सेकेंड, अगर हम उसके कैचमेंट एरिया में पंचायतों को साथ लेकर के बढ़िया स्तर पर चेक डैम्स और बंद का प्रबंध कर दें, ताकि जो वर्षा का पानी, उसका जो सरफेस रन ऑफ है, वो पूरी तरह से होल्ड हो जाए। इसकी वजह से सॉइल भी इरोड नहीं होगा और जो रिवर है उसका बॉटम भी राइज नहीं होगा। इससे रिवर की वाटर एकोमोडेशन कैपेसिटी बनी रहेगी, तो फ्लड भी रिड्यूस हो जाएंगे और रिवर में भी ज़्यादा क्वांटम में, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। और जब अगर हम कैचमेंट एरिया में फॉरेस्ट एनरिच कर देंगे, तो फिर वो जो सीजनल रिवर्स हैं, उनकी खासियत ये हो जाएगी कि वो पेरेनियल हो जाएंगी होल ईयर। क्योंकि अगर कैचमेंट एरिया में डेंस फॉरेस्ट सिस्टम वहाँ पर लगा रहेगा, बना रहेगा, तो वहाँ पर फिर बड़े पैमाने पर वाटर होल्ड हो सकता है। एंड अल्टीमेटली सरफेस लेवल पर, ग्राउंड वाटर लेवल पर आप एक पानी को सैचुरेट कर सकते हैं। भूमि में प्यास नहीं रहेगी, और भूमि में जब प्यास कम हो जाती है, तो वो भूमि हमेशा तृप्त रहती है जल से। इस तरह से नदी का जल ज़्यादा इस आपके उपलब्धता के लिए पड़ा रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब वर्षा आती है, मान लीजिए कि आपको वहाँ पर एक नदी बह रही है और उसको जल यहाँ से होकर के मिल रहा है। जब यहाँ पर वर्षा आई, तो वर्षा आई, ज़मीन से टकराई, रेन स्प्लैश क्रिएट हुआ, सॉइल भी बहा ली और रेन भी इमीडिएटली रिवर में गिरी और रिवर के वाया ओशियन तक चली गई। लेकिन यहाँ पर जब अनंत वन होंगे, वर्षा आएगी, उनकी लीव्स को टच होगी, उनकी ब्रांचेस को, उनकी स्टेम्स को टच, उनकी रूट्स, तो पहले सीप इन करेगी, सॉइल को सेटियाइट करेगी, और धीरे 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 फिर वो सारे पेड़ों के साथ रिस रिस करके धीरे 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 एक ऑटोमेटिक, ये पेड़ एक बड़ा जलाशय सा बनाएंगे, और फिर ग्रेजुअली इट विल रीच टू द स्ट्रीम, इट विल एंड दैट टू इन अ रेगुलर सीक्वेंस। तो देयर विल बी वेरी मच रेगुलरिटी। दक्षिण की नदियाँ इसलिए तो बाहर बहती रहती थी क्योंकि वेस्टर्न घाट्स पे जंगल बड़े थे, तो वो बारिश तो चाहे 4-6 महीने मिलती थी उनको, लेकिन बाकी 6 महीने में बहती थी, क्योंकि जंगल अपने आप में एक रिजर्वायर ऑफ वाटर बन जाते हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि अपन जंगल काट रहे हैं। कैचमेंट एरिया तो एकदम सपाट कर दिए अपने, वो गलत है। तो इस तरह के हमें नेचुरल बफर्स क्रिएट करने पड़ेंगे रिवर वाटर को, रेन वाटर को होल्ड करने के लिए। नेचुरल सिस्टम ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स जो है उन्हें रेजुविनेट करने की ज़रूरत है। नेचुरल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग को हमको रेजुविनेट करने की ज़रूरत है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, उसके रिप्लेनिशमेंट की पॉलिसीज़ लानी ज़रूरी हैं। So river valley management, river basin management is very very important to avoid such kind of conflicts. उस river management authorities में, उस river basin planning में we need to induce the representatives of the people, because they are the only representatives in this country are capable to convince the people. No technocrat, no bureaucrat can convince the people. This is the beauty of the democracy. Why do you need representatives? You can prepare policies with the policy expert, but you cannot make that policy acceptable by the people unless until you are not having convincing personalities like representatives, like the leaders of the people. People are having more affinity, people are being more connected with their leaders, with their representatives. They believe what their leaders will say. You can observe in the farm, the protest against the farm laws. People will believe what their leaders will say. Okay, so we need leaders. We need their representative inside that body which is being called the River Management Authority. For the purpose of that there is a council system. तो River Management Authority bill में एक council है, council में people representatives will be represented. उसको नाम काउंसिल का दिया गया है। इसी तरह से उस राज्य के मुख्यमंत्री भी वहाँ उसमें रिप्रेजेंट होंगे।
और मुख्यमंत्री जहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, इट इज़ अ बॉडी फॉर द डेलिब्रेशन. वी नीड governments also, or not only the representatives of the people. They are good, they are being called council, but we need active support of the machinery of the state also. That is the executive machinery, that is the legislative machinery. For that we need to induce the participation of the important leader of the state, that is a power holder, which is being called chief minister. Chief ministers of the state will be represented according to the river management authority bill, river management bill. तो उनको डेलिब्रेशन ग्रुप के तौर पे रखा गया. बट द इशू ऑफ द क्रिटिक्स इज कि जो अथॉरिटी वर्ड यूज़ हो रहा है वो उनके लिए है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं. सो अथॉरिटी विल बी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. They are technical experts, they are central administered employees, they are all India's, they can be all India's services employees. They will be the authorities. The councils will be there, deliberations will be there, authority will be there. Authority will be of central government officer or the all India services officers. Ultimately they will do what they need to do. They will ascertain the suggestions given by the representatives. By the way of the representatives, they will reach to the masses. By the way of the participation of the chief ministers, they will try to ascertain the finances available to the particular state, the funds available, land available, resources available to the particular state, and resources at its dispense, that is the river management authority's dispense. But ultimately they are the main planner. That is the main apprehension raised by the critics, that this is not. This is again the encroachment of the state by the center. This is the centralization. So river management authority में भी वो कह रहे हैं it is the centralization system everywhere. But वो government क्या कह रही है? Government कह रही है for the purpose of key services, key level planning, key deliveries, we need a kind of a homogeneity. हम रिप्रेजेंटेटिव्स के आइडिया लेंगे, हम चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर के आएंगे, बट अल्टीमेटली वी नीड टू मेंटेन अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी. अपन को एक स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी मेंटेन करना है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड ऑफ प्लानिंग मेंटेन करनी है. उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अथॉरिटी को चूज़ करना है. फॉर दैट वी आर डूइंग दिस. बट इफ़ भाई सारी बात ही यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो फिर तो देश में दिक्कत ही कोई नहीं. बट चक्कर ये है कि अब ये अथॉरिटी कब पॉलिटिकली यूज़ हो जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स, ये प्रॉब्लम है ना. राज्य में भी आपकी पार्टी है, केंद्र में भी आपकी पार्टी और राज्य में चुनाव है, आपकी पार्टी ने वायदे किए हैं, और रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी में की पोजीशन होल्डर भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ ही हैं. तो फिर देन यू विल कमांड द सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की पार्टी अभी उस स्टेट की, हमारी पार्टी जैसा जैसा कह रही है उसके प्रोमिसेस हैं इलेक्शन में, सो यू हैव टू परफॉर्म लाइक दैट. देन द रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल परफॉर्म लाइक दैट. देन नेचुरली दैट पार्टी विल गेन इन द इलेक्शंस. सपोज द सेंट्रल पार्टी इज समवेयर डिफरेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी ऑफ डिफरेंट पार्टी, बट स्टेट में पता लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी की पकड़ ज़्यादा मजबूत है, तो फिर उनके जो वायदे भी हैं वो हो सकता है रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे ही ना होने दे. फिर सच काइंड ऑफ इश्यूज आर ऑलवेज देयर बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट्स, and you can only mobilize votes on the basis of the commitment. That's why the manifesto system is there. Okay, that is the issue. तो इस तरह के इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं. मुद्दा ये है देखो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल सोल्यूशन तो काफ़ी कर दिया. नए वाले सिस्टम में हमने देखा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी, DRC. हमने देखा उसके एक चेयरमैन हैं, हमने देखा उसमें एक्सपर्ट मेंबर्स हैं जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. हमने देखा उसमें कंसर्न्ड स्टेट्स के भी मेंबर होंगे, वन मेंबर फ्रॉम कंसर्न्ड स्टेट्स भी होंगे. हमने देखा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को हमने कहा कि अच्छे से आप एक कमेटी नेगोशिएट कर रही है. पहले सरकार नेगोशिएट करती थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं. अब एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ DRC, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी. हमने उसको समय भी दे दिया आपकी 1 साल के अंदर आपको टाइम दे, एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ्स, 1.5 साल के अंदर. और अगर आपसे हल नहीं हो रहा तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर केंद्र को ट्राइब्यूनल को रेफर करना. फिर हमने ट्राइब्यूनल के रूप में एक परमानेंट ट्राइब्यूनल दे दिया मल्टीपल बेंचेस के साथ. ट्राइब्यूनल में मैक्सिमम 8 मेंबर रहेंगे, वो उसका हमने सिलेक्शन कमेटी भी दे दी. सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ रहे हैं, जल शक्ति मिनिस्टर बैठ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बैठ रहे हैं, 4 में. लेकिन इस पर क्रिटिक्स का आरोप है कि 3 तो कैबिनेट के ही हैं, एक प्रधानमंत्री खुद, 2 उनके कैबिनेट मंत्री, एक ही है जुडिशियल मेंबर.
जबकि पहले वाले 1956 एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल में जजेस का सिलेक्शन होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हैं, जबकि अगर देखें तो 4 में से 1 चीफ जस्टिस है, बाकी 3 जो है वो पॉलिटिशियन है, और दैट टू फ्रॉम द वन कैबिनेट, दैट इज़ द कैबिनेट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। वो लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे उसमें आप फिर देख रहे हैं 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन, 3 एक्सपर्ट मेंबर, 3 जुडिशियल मेंबर्स और 2 असेसर्स बैठ सकते हैं उसमें, जो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं। 2 असेसर्स, वो डिपेंड करेगा कि वो असेसर्स उन स्टेट से ना हो जिन स्टेट्स का इशू चल रहा है, तो वो असेसमेंट करके देंगे। हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कहा डाटा बैंक बनेगा, अच्छे खासे लेवल पर सारा डाटा एक्यूमुलेट होगा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहा जा रहा है कि ये इशू इंफ्रास्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड कर दिया, बट आज भी ये क्लियर नहीं है कि अब इस ट्राइब्यूनल ने अगर अवार्ड दे दिया, अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन है। पहले भी इशू यही था, अवार्ड आ गया, अवार्ड इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कोई कुछ मेंशन नहीं है ना, इस पर एक एम्बिग्विटी है। पहले भी एम्बिगुअस यही चीज़ थी, आज भी एम्बिगुअस यही चीज़ है, ठीक है। अवार्ड्स आ गए, देखिए कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, फिर अल्टीमेटली वो नहीं हो रही हैं तो देयर विल बी पनिशमेंट, देयर विल बी सेंटेंस, देयर विल बी पेनल्टीज, और फिर उस कोर्ट की जजमेंट्स को पालन कराने के लिए वी हैव अल्टीमेट सिस्टम ऑफ द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। बट इनका अब आ गया, जब अवार्ड आ गया तो हु विल इम्प्लीमेंट दैट अवार्ड? स्टेट, ऑटोमेटिकली द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू इम्प्लीमेंट दैट। वो तो पहले भी नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है चीज़ों को, फर्स्ट चीज़। सेकंड, अब आपने ट्राइब्यूनल बना लिया, उसका अवार्ड फाइनल है और बाइंडिंग है, बट ये आज इस बार फिर क्लियर नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस सेंस में है। तो जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जाते रहे हैं, अभी भी जाते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, समझ रहे हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो केसेस अभी भी जाते रहेंगे, फिर तो जुरिस्डिक्शनल क्लैश यहाँ पर होता रहेगा ऑल द टाइम। फिर ये भी क्लियर नहीं है कि अवार्ड फाइनल है कि नहीं, क्योंकि 2018 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो अवार्ड से डिफरेंट वर्डिक्ट था। अवार्ड से डिफरेंट वर्डिक्ट ये था कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ही एरिया ही यूज़ किया था कि वो अवार्ड में जो अवार्ड दिया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने जो अवार्ड दिया था, उस अवार्ड में जो भी वैक्सेस थे, यानी कि जो भी एम्बिग्विटीज़ थी, जो भी क्लैरिटीज़ नहीं थी, लैक ऑफ क्लैरिटीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन बिंदुओं को और ज़्यादा क्लियर करके इस्टेब्लिश कर दिया था। इस क्लैरिटी के दौरान ही हो ये गया कि अवार्ड थोड़ा मॉडिफाई है, क्योंकि देखिए कुछ बातें जब स्पष्ट नहीं होती और आप जब उनको स्पष्ट करते हैं तो भाव तो बदल ही जाता है, तो इससे बदला हुआ भाव महसूस हुआ। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो इफ द समवन विल आस्क यू इन द इंटरव्यू पैनल और इन द मेंस क्वेश्चन और एवरीवेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का अवार्ड चेंज नहीं किया, उसमें जो खामियां, जो लैक ऑफ क्लैरिटीज रह गई थी उनको ही क्लियर किया, उसको और नीट एंड क्लीन किया है, उसको और फर्म वे में इस्टेब्लिश किया है, तो वो थोड़ा मॉडिफाइड अब लगता है, ऐसा लगता है चेंज हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ कमांड्स भी दे दी थी केंद्र सरकार को कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया इतना क्यूसेक्स वाट नहीं देना, और फिर ये भी कहा था कि कावेरी कमेटी बनेगी। तो अब इनका कहना ये है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपने बना दी है, एक कावेरी कमेटी भी तो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कितना का काम कर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो गया, डिस्प्यूट फर्दर ना रेज हो इसके लिए वी नीड कमेटी, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलर कंसल्टेशन वी नीड अ कमेटी। इसमें अब ये नहीं दिया गया है नए वाले कानून में, आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी दे दी, उसके पास तब आएगा जब डिस्प्यूट राइज हुआ, फिर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। बट एक बार ये अवार्ड आ गया है और वो अवार्ड सही तरह से लागू हुआ है, उसकी रेगुलर स्टडी भी कंडक्ट होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने इतने रेगुलर इंटरवल पर ये बॉडी है जो ये देखती रहेगी पर्यवेक्षक के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, कि अवार्ड किस अनुपात में पालन हो रहा है, उसके क्या आउटकम्स निकल करके आ रहे हैं। और हर अवार्ड को एक समय के बाद बदलना भी है, क्योंकि पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं स्टेट टू स्टेट। वो देखिए पानी का बंटवारा सदा एक जैसा, आपके घर में पहले आप लोग घर में 5 लोग तो आप 3 छोटे बच्चे थे, 2 बड़े थे, अब आप पाँचों के पाँचों बड़े हो गए, तो बाथरूम की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है कि नहीं? पहले ऐसा तो नहीं होता था। अब पानी एक टंकी पहले सारा दिन भर लेते थे, चलती थी, अब 2 बार टंकी भरनी पड़ती कि नहीं, 2000 लीटर वाटर। तो हमेशा रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं रहेगी, लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एग्रीकल्चर भी और इन्हांस होगा बाय द वे ऑफ द इरीगेशन। तो वो रेगुलरली अपडेट करना है उस अवार्ड को अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। उसके लिए वी नीड रेगुलर सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो इंस्टीट्यूशनल लैक रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, पार्टिसिपेशन का लैक रहा। विदाउट पार्टिसिपेशन ये उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाएंगी चीज़ें, पार्टिसिपेशन लैक